दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कातिल पत्नी की कहानी सुनाऊंगी। एक पत्नी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि वह अपने पति को ही मारने की साजिश कर लेती है। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। चंदर नगर नामक राज्य में चंद्रभान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा का पुत्र रणधीर सिंह इतना वीर योद्धा था कि वह हमेशा अपने दुश्मनों को परास्त करके उन पर विजय प्राप्त कर लेता था। वीर और योद्धा होने के साथ साथ वह देखने में भी बहुत खूबसूरत था। एक बार वह अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। जब वह शिकार कर रहा था तो उसकी नज़र एक भयानक हिरन पर पड़ी। हिरन का पीछा करते करते वह अपने सिपाहियों से कब बिछड़ गया उसे पता भी ना चला। अंत में वह थक हार कर एक तालाब के किनारे बैठ गया। हिरन न जाने कहाँ चला गया था। उसने अपने घोड़े को तालाब में पानी पिलाया और खुद भी थोड़ा पानी पीकर पेड़ के पास आराम करने लगा। तब तक उसकी नज़र तालाब के किनारे की सुंदरता पर गई। तालाब के किनारे फूल के बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगे थे जिन पर बहुत अच्छे फूल खिले हुए थे। वह ऐसी खूबसूरती थी जिसे आज तक राजकुमार रणधीर सिंह ने कभी भी ना देखी थी। वह वहां पर बैठा ही था, तभी उसकी नज़र सामने आती हुई कुछ लड़कियों पर पड़ी। उन लड़कियों में से एक लड़की इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार की नजरें उससे हट ही ना रही थी। और फिर क्या हुआ, अचानक से उस लड़की का आंचल उसके बदन से हट गया। उसके बदन की सुंदरता तो राजकुमार को घायल कर गई। उसकी हंसी मानो फूल बिखेर देती थी। उसकी आंखें किसी हिरनी से कम नहीं थी। आंखों में झलकती हुई चमक किसी सूरज की रोशनी से कम नहीं थी। राजकुमार उसे एकटक निहारे जा रहा था। तभी अचानक से उस लड़की की नजर राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार भी देखने में कम खूबसूरत न था। वह लड़की भी राजकुमार को देखे ही जा रही थी। दोनों की आंखें चार हो गई। तब तक अचानक से उस लड़की की सखियों ने कहा, तो यहाँ खड़ी खड़ी इस आदमी को देखती ही रहेगी कि आगे भी चलेगी। सखियों के कहने पर वह चली तो गई, परंतु जाते जाते उसने पास में लगे एक पौधे से फूल तोड़ा। पहले तो उस फूल को अपने कान पर लगाया, फिर अपनी छाती पर, उसके बाद अपने पैरों तले रौंदती हुई वह वहां से चली गई। राजकुमार कुछ समझ ना पा रहा था। वह वहां से चुपचाप अपने महल लौट आया। इधर वह लड़की अपनी सखियों के साथ तालाब में जब स्नान कर रही थी तो उसके सामने बार बार राजकुमार की ही तस्वीरें आ रही थी। जब वह वस्त्र पहन रही थी तो उसने सारे वस्त्र उल्टे पहने। उसके बाद जब वह गहने पहन रही थी तो उसका मन गहने पहनने में ना लग रहा था। पैर का गहना हाथ में पहनती, हाथ का गहना पैर में। जब उसकी सखियों ने देखा तो वे समझ गई कि वह लड़की अपने वश में नहीं है। उसकी सखियां उसे छेड़ते हुए कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस अजनबी को अपना दिल दे दिया हो। इस पर वह लड़की कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से उसकी सखियों ने कहा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो आज कर रही हो इससे पहले तो कभी ना किया। सारी सखियों ने उस लड़की का मजाक उड़ा लिया। वह लड़की उस समय कुछ भी ना बोली। फिर से उसने सखियों की मदद से अपने वस्त्र और गहने सही तरीके से पहने। उसके बाद वह वहां से चली गई। इधर राजकुमार जब से लौट कर आया था वह पागल सा हो गया। उसकी आंखों के सामने बस वही लड़की चलती रहती। उसकी झील सी आंखें राजकुमार के अंदर और भी अग्नि पैदा करती। वह उस लड़की से मिलने के लिए तड़प उठता। राजकुमार ने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था। अब वह वीर योद्धा न रह गया। कायरो के जैसे अपने ही कमरे में पड़ा रहता। उधर ऐसे ही कुछ हालत उस लड़की की भी थी। वह अपने कक्ष में चुपचाप पड़ी रहती और उस राजकुमार के वियोग में
अक्सर रोती रहती। उसे बस अब राजकुमार ही चाहिए था। उसकी सखियां उसे खूब समझाती, परंतु वह तो समझने का नाम ना ले रही थी। दोनों की हालत एक जैसी हो गई थी। एक दिन राजकुमार का मित्र, जिसका नाम चंद्र था, वह राजकुमार के पास आया और कहने लगा, तुम पहले जैसे बिल्कुल ना रहे। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। राजकुमार ने सारी कहानी कह सुनाई। इस पर चंद्र ने कहा, तुम उस लड़की को भूल जाओ। कभी भी स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। आगे चलकर तुम्हें सारा राजपाट संभालना है। राजकुमार कहने लगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर वह लड़की मुझे ना मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अगर मैं अब जीऊंगा तो उस लड़की के साथ, नहीं तो अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जब चंद्र ने देखा कि राजकुमार कुछ समझने का नाम ना ले रहा है, तो वह कहने लगा, बता वह लड़की कौन है, हम अभी वहां पर चलेंगे। इस पर राजकुमार ने कहा, हमें उसका नाम और पता कुछ भी नहीं मालूम है। इस पर चंद्र ने कहा, तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? जब चंद्र ने देखा कि राजकुमार की हालत बिगड़ती जा रही है, तो वह कहने लगा, अच्छा ठीक है, परंतु वह लड़की अपनी कुछ निशानी तो दे गई होगी। इस पर राजकुमार ने कहा, नहीं, हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, परंतु ना जाने वह जाते जाते इशारे में कुछ तो कहकर गई है। सबसे पहले उसने एक पौधे से फूल तोड़ा। उसके बाद उसने उस फूल को पहले अपने कान पर लगाया, उसके बाद अपनी छाती से, फिर उसके बाद वह पैरों तले रौंदती हुई वहां से चली गई। इस पर चंद ने कहा, तुम्हारी बुद्धि सुलझ गई। मुझे समझ में आ गया। अब मैं उस लड़की को तुमसे मिलवाकर ही रहूंगा। राजकुमार से चंद्र कहने लगा, वह लड़की कर्नाटक राज्य के राजा की बेटी है। और फिर उसने जब छाती से फूल लगाया, इसका मतलब यह है कि वह भी आपसे प्रेम करती है। और फिर जब उसने उस पुष्प को अपने पैरों से रौंदा, तो इसका मतलब यह है कि उसका नाम पद्मिनी है। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार अपने मित्र के साथ कर्नाटक राज्य की ओर चल पड़ा। अब वह राजकुमारी पद्मिनी से मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। उससे तो एक पल भी अब जुदाई बर्दाश्त न हो रही थी। वह वियोग की अग्नि में जला जा रहा था। इधर राजकुमारी की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह पूरी तरह से खाना पानी त्याग चुकी थी। उसका बदन आग की तरह चलता रहता। जब उसकी सखियों ने देखा कि अब राजकुमारी नहीं समझने वाली, तो वह महारानी के पास गई और सारी बातें बता दी। महारानी राजकुमारी के पास आई और उससे कहने लगी, बेटी, तुमने अपनी क्या हालत बना ली? राजकुमारी कहने लगी, जब तक वह राजकुमार मुझे नहीं मिल जाता, मेरे बदन की अग्नि शांत नहीं होगी। कैसे भी करके मुझे राजकुमारी से मिलवा दीजिए महारानी। महारानी ने सोचा कि राजकुमारी को तेज बुखार है, इसीलिए वह कुछ भी बड़बड़ाए जा रही हैं। उन्होंने राजवैद्य को बुलवाया। राजवैद्य ने जब देखा कि राजकुमारी को प्रेम पीड़ा है, तो वह महारानी से कहने लगी, इन्हें जब तक वह राजकुमार नहीं मिलता, तब तक यह ठीक नहीं होगी। महारानी ने राजा से सारी बातें बताई। राजा कहने लगा, तुम चिंता ना करो बेटी, मैं तुम्हारा विवाह उस राजकुमार से अवश्य कराऊंगा। तुम मुझे उसका नाम और पता बता दो। इस पर राजकुमारी कहने लगी, मुझे नहीं पता कि वह कौन है और कहां से आया था। इस पर राजा बहुत परेशान हुआ। वह राजकुमारी को सांत्वना देते हुए वहां से चला गया। इधर राजकुमार अपने मित्र के साथ कर्नाटक राज्य तो पहुंच गया, परंतु उसे यह नहीं पता था कि राजकुमारी के महल तक वह कैसे पहुंचे। तभी राजकुमार अपने मित्र के साथ एक बहुत ही सुंदर वन में पहुंचा। वह वन इतना खूबसूरत था कि राजकुमार का मित्र कहने लगा, हमें कुछ पल यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। यहाँ पर शांति ही शांति है। राजकुमार अपने मित्र के कहने पर उस बगीचे में रुक गया। तभी अचानक से वहां पर बगीचे की मालिन आ जाती है।
मालिन गुस्से में कहती है, तुम्हें नहीं पता, यह वन राजकुमारी पद्मिनी का है। अगर उन्हें पता चला कि दो अजनबी उनके वन में ठहरे हैं तो वे तुम दोनों को जान से मरवा देंगी। जैसे ही दोनों ने राजकुमारी पद्मिनी का नाम सुना, राजकुमार की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह समझ गया कि अब वह अपनी प्रेमिका के बहुत करीब आ पहुंचा है। राजकुमार ने तुरंत ही अपनी जेब से 10 सोने की असरफियां निकाली और मालिन को देते हुए कहा, हमें कुछ पल के लिए यहाँ ठहरने दीजिए। हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत थक गए हैं। वे असरफियां पाते ही मालिन का भी गुस्सा शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर वन में रुकने के लिए यह मुझे 10 असरफियां दे सकता है तो अगर मैं इसे अपने घर में रख लूं तो न जाने कितनी असरफियां देगा। और वैसे भी देखने में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा। जरूर यह किसी राजा का बेटा है, या हो सकता है स्वयं राजा ही हो। मालिन दोनों को अपने घर लेकर गई। वहां पर उसने दोनों के लिए एक कमरा तैयार करवाया। दोनों ने वहां पर पेट भर के खाना खाया और फिर आराम किया। दूसरे दिन मालिन ने एक बहुत ही सुंदर फूलों का हार बनाया। तभी राजकुमार ने कहा, यह तो बहुत सुंदर हार है। वह मालिन कहने लगी, यह हार मैंने राजकुमारी पद्मिनी के लिए बनवाया है। आजकल उनकी व्यथा कुछ ठीक नहीं है। अगर वे इतना सुंदर हार देखेंगी तो शायद वे प्रसन्न हो जाएंगी। राजकुमार को इससे अच्छा मौका ना मिला। उसने तुरंत ही एक खत निकाला और कहा, यह खत ले जाकर तुम राजकुमारी को दे देना। माली ने भी बड़ी चतुराई से कहा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। राजकुमार ने इस बार 50 सोने की असरफियां निकाली और मालिन को दे दिया। मालिन तो एकदम माला माल हो गई। वह बड़ी ही खुशी के साथ चुपचाप फूलों के हार के साथ खत भी राजकुमारी तक पहुंचा दिया। जब राजकुमारी ने वह खत पढ़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसमें यह लिखा था, हे प्रिय, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे राज्य तक आ पहुंचा हूँ। मैं वही मुसाफिर हूँ जो तुम्हें तालाब के पास मिला था। राजकुमारी खुशी से झूम उठी। उन्होंने तुरंत एक खत उस मालिन के हाथ राजकुमार तक पहुंचा दिया और उन्होंने मालिन से यह भी कहा कि तुम्हें ध्यान रहे इस बारे में किसी को भी ना पता चले, और जब तक राजकुमार तुम्हारे घर पर हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाए। बाकी का जितना भी खर्च होगा उसकी तुम्हें कीमत दे दी जाएगी। मालिन को हर तरफ से धन मिल रहा था, इसीलिए उसे क्या पड़ी थी, उसने राजकुमार के पास भी खत पहुंचा दिया। खत के जवाब में यह लिखा था, मेरे प्रियतम, जब से मैंने आपको देखा, जब से मेरी आंखें चार हुई, तब से मेरा सुख चैन सब कुछ आपने ले लिया। मेरा बदन तो विरह की अग्नि में जल रहा था और मेरी तड़प अब तभी शांत होगी जब हमारा मिलन होगा। राजकुमार यह खत पढ़ के राजकुमारी से मिलने के लिए तड़प उठा, परंतु अभी वह राजकुमारी से मिलने नहीं जा सकता था। वह राजकुमारी के अगले संदेशे का इंतजार कर रहा था। इधर राजकुमारी ने महारानी को सब कुछ बता दिया कि मुझे उस राजकुमार का पता चल चुका है और वह हमारे राज्य में ही हमारी मालिन के पास ठहरा है। महारानी ने सब कुछ राजा को बता दिया। राजा ने राजकुमार को राज दरबार में बुलवाया। वे राजकुमार को देखते ही बहुत प्रसन्न हो गए। राजकुमार के चेहरे पर वीरता का जो तेज था वह साफ साफ झलक रहा था। राजकुमार ने राजा को पूरा परिचय दिया। राजा ने देर न करते हुए तुरंत ही राजकुमारी और राजकुमार का विवाह करा दिया। अब राजकुमार राजकुमारी के साथ उसके महल में रहने लगा। राजकुमार राजकुमारी के साथ भोग विलास में लीन हो गया। राजकुमार का मित्र चंद्र अभी भी उस मालिन के घर में रहता था। राजकुमार हर दिन अपने मित्र से मिलने जाया करता था। राजकुमारी को राजकुमार की जुदाई एक पल की भी बर्दाश्त न थी। इसीलिए जब वह देख रही थी कि राजकुमार हर दिन कहाँ जाता है, वह एक दिन जब रात में
राजकुमार के पास लेटी थी तो कहने लगी, हे प्रीतम, मुझसे आपकी जुदाई एक पल भी बर्दाश्त नहीं होती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप हर रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहने लगा, प्रिय, अभी भी मेरा मित्र मालिन के घर पर ठहरा हुआ है। मैं उससे रोज मिलने जाता हूँ। उसने मेरी बहुत मदद की है। वह मेरे हर सुख दुख में हमेशा साथ रहा है। मुझे उसका साथ भी चाहिए, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ। राजकुमारी को अब यह बिल्कुल बर्दाश्त न था कि उसका प्यार कहीं और बटे, इसीलिए राजकुमार के मित्र को रास्ते से हटाना चाहती थी। वह कहने लगी, आप कैसे मित्र हैं? आपका मित्र मालिन के घर पर ठहरा हुआ है। क्या आप उसे एक दिन दावत पर नहीं बुला सकते? अब यह काम भी मुझे ही करना होगा क्या? कल आप अपने मित्र को दावत पर लेकर आएं। बाकी सारा इंतजाम मैं अपने हाथों से करूंगी। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी पत्नी उसके दोस्त के लिए कितना सोचती है। अगले ही दिन जब राजकुमार अपने मित्र चंद्र के पास गया तो वह कहने लगा, तेरी भाभी ने आज शाम को तुझे खाने पर बुलाया है। चंद्र भी बहुत प्रसन्न हुआ। वह खुशी खुशी खाने पर आ गया। राजकुमारी ने बहुत तरह तरह की पकवान बनवाई और सब में जहर मिला दिया। जब चंद्र वह पकवान खाकर वापस मालिन के घर गया तो उस पर जहर का असर होने लगा। देखते ही देखते वह सोने के बाद उठा ही नहीं। राजकुमारी ने मालिन को बहुत अच्छे से समझा दिया था कि जब राजकुमार पूछे तो कहना कि इसे सर्प ने काट लिया है। अगले दिन जब राजकुमार चंद्र से मिलने गया तो वह जब चंद्र को मरी हालत में देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, हे मेरे दोस्त, तुझे क्या हो गया है? तू उठता क्यों नहीं? इस पर मालिन ने कहा, इसे जहरीले सर्प ने डस लिया है, इसीलिए इसका सारा बदन नीला पड़ गया है। राजकुमार को राजकुमारी ने समझाया कि जीवन और मरण पर किसी का जोर नहीं, इसीलिए आप अपने आप को संभालिए और इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। राजकुमार अपने आप को संभालते हुए कुछ सिपाहियों से कहा कि इन्हें गंगा में विसर्जित कर दीजिए। राजकुमार के कहने पर 4 आदमी चंद्र को कंधे पर उठाकर डोली में बैठाकर गंगा नदी की ओर ले जा रहे थे। जब शीतल हवा चंद्र के शरीर पर पड़ी तो उसके शरीर का विष धीरे धीरे कम होने लगा और उसे होश आ गया। जब उसने देखा कि उसे लोग डोली में बैठाकर कहीं ले जा रहे हैं तो वह कहने लगा, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रही हो? उन आदमियों ने कहा, तुम्हें हम राजकुमार के कहने पर नदी में विसर्जित करने जा रहे थे क्योंकि आपको सर्प ने डस लिया था। इस पर चंद ने कहा, मुझे सर्प ने नहीं डसा था, मैं तो जहर के कारण मूर्छित हो गया था। तुम लोग मुझे छोड़ दो और याद रखना, इस बारे में किसी को भी नहीं बताना है कि मैं जीवित हूँ। वे आदमी चंद्र को वहीं पर छोड़कर चले गए। चंद्र को राजकुमारी की सच्चाई पता चल चुकी थी। वह समझ गया कि औरत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले तो चंद्र ने यह निश्चय किया कि वह अपने राज्य लौट जाएगा, परंतु फिर उसे राजकुमार की याद आई। वह समझ गया कि ऐसी औरत अपने पति की भी नहीं हो सकती। हमें राजकुमार को उससे बचाना होगा। इसीलिए चंद ने एक साधु का वेश धारण कर लिया और वह राजकुमारी के बगीचे के पास एक कुटिया बनाकर रहने लगा। इधर चंद्र की मृत्यु के बाद राजकुमार बहुत गुमसुम सा रहने लगा। अब वह राजकुमारी के साथ रहता तो था, परंतु उसमें बहुत परिवर्तन आ गया था। वह अक्सर अकेले में बैठा अपने मित्र को याद करता रहता। यह देख राजकुमारी को बिल्कुल अच्छा न लगता, क्योंकि उसे तो बस भोग विलास में ही लीन रहना था। एक दिन राजकुमारी अपने बगीचे में गई, तभी अचानक से उनकी मुलाकात एक सौदागर से हुई। वह सौदागर देखने में बहुत हट्टा कट्टा था। राजकुमारी तो उस पर फिसल गई। वह सौदागर भी राजकुमारी को पसंद करने लगा। देखते ही देखते दोनों में भोग विलास प्रारंभ हो गया। अब हर रात राजकुमारी चुपके से
उस सौदागर के पास जाती और अपना काम करके चली आती। आने के बाद वह राजकुमार के पास यूं सो जाती मानो कि पूरी रात राजकुमार के साथ गुजारी हो। राजकुमार अपने मित्र के वियोग में इस तरह टूटा हुआ था कि वह राजकुमारी की हरकतों पर नजर न रख पा रहा था। एक दिन राजकुमार को यह लगा कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पर रहेगा तो उसे अपने मित्र की याद और आएगी। वह अपने राज्य लौट जाना चाहता था, इसीलिए वह राजा से कहने लगा, बहुत दिन हो गए, अब हमें अपने राज्य वापस जाना चाहिए। राजा से आज्ञा लेने के बाद राजकुमार राजकुमारी से कहने लगा, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। बहुत दिन हो गए हमने ससुराल में बिता लिए। राजकुमारी को ऐसा झटका लगा कि वह कुछ समझ ना पा रही थी। उन्होंने राजकुमार से जाने की हामी तो भर ली, परंतु वह मन ही मन सोच रही थी कि वह सौदागर को क्या जवाब देगी। जब रात में राजकुमार सो गया तो वह हमेशा की तरह सौदागर से मिलने पहुंची। आज चंद्र ने उसे सौदागर से मिलते हुए देख लिया। पहले तो राजकुमारी ने सौदागर के साथ भोग विलास किया। उसके बाद वह कहने लगी, कल मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही हूँ। इतना सुनते ही सौदागर का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह कहने लगा, अगर अपने ससुराल ही जाना था तो मेरे साथ प्रेम का नाटक क्यों किया। इस पर राजकुमारी कहने लगी, मैं आपसे प्रेम नहीं करती। आप मेरी जरूरतें पूरी करते थे और मैं आपकी। हमारे और आपके बीच बस इतना सा ही रिश्ता है। सौदागर ने कहा, तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है। आज मैं तेरी सारी खूबसूरती अभी खत्म कर देता हूँ। सौदागर ने तुरंत ही राजकुमारी के सारे बाल काट दिए। राजकुमारी वहां से भागते भागते चुपचाप अपने कक्ष में आ गई। उसे कुछ समझ में न आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। ये सारी हरकतें चंद्र देख रहा था। वह समझ गया कि राजकुमारी कितनी चरित्रहीन औरत है। इधर राजकुमारी ने अपने कक्ष का सारा सामान इधर उधर फैला दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब सभी लोग राजकुमारी के कक्ष में आ गए तो वह रो रो कर कहने लगी, मेरा पति मुझे जान से मार देना चाहता है। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे सारे बाल काट लिए। राजकुमार को तो कुछ भी समझ में न आ रहा था। राजा को अपनी राजकुमारी को इस हालत में देखकर इतना क्रोध आया कि वह तुरंत ही राजकुमार को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। अगले ही दिन सुबह सुबह राजकुमार को फांसी लगनी थी। इस पर चंद्र वहां पर आ जाता है और कहने लगता है, हे राजन, बिना सच जाने आप एक निर्दोष को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। राजा ने कहा, तुम कौन हो और कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो। इस आदमी ने मेरी बेटी को जान से मारना चाहा। जब मेरी बेटी ने इसका विरोध किया तो इसने उसके सारे बाल काट लिए। चंद ने कहा, यह बिल्कुल सच नहीं है। राजकुमारी के बाल राजकुमार ने नहीं बल्कि सौदागर ने काटे हैं, जिनसे हर रात राजकुमारी भोग विलास करने के लिए जाती थी। यह सुनकर राजकुमारी की होश उड़ गई। राजकुमार को भी कुछ समझ में न आ रहा था। राजा क्रोध में आकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पर इतना घटिया लांछन लगाने की। तभी चंद ने कहा, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन न हो तो राजकुमारी के बगीचे में जाइए। वहां पर आपको सौदागर की लाश मिलेगी। उसी के पास राजकुमारी के कटे हुए बाल होंगे। सभी लोग राजकुमारी के बगीचे पर गए। वहां पर देखते ही राजा के होश उड़ गए। उसका सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि जो भी उस साधु ने कहा था वह बिल्कुल सत्य था। चंद्र ने साधु की लिबास उतारी और वह अपने असली रूप में आ गया। अपने मित्र को जीवित देख राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। चंद्र ने सारी सच्चाई राजकुमार को बता दी कि कैसे राजकुमारी ने उसे जहर दिया था। राजकुमार को राजकुमारी से घृणा होने लगी। वह राजकुमारी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। राजा ने अपनी बेटी को फांसी पर चढ़ा दिया। राजकुमार और चंद्र दोनों अपने राज्य वापस आ गए।
राजकुमार कहने लगा, तुमने सही कहा था मित्र। औरत पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे इतना प्रेम किया, उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, परंतु उसने मेरे साथ धोखा करने में कोई भी कसर ना छोड़ी। आज के बाद से राजकुमार ने अपना नया जीवन फिर से शुरू कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।